मैं त्रिपाठी सर, मेरे YouTube चैनल त्रिपाठी क्लासेस में आप सबका स्वागत है। कंपटीशन के इस युग में और आपको कंपटीशन देना ही है, तो इसलिए कंपटीशन की तैयारी आप हमेशा करते रहें। मेरे इस YouTube चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आपको मेरा वीडियो तुरंत अपडेट मिलता रहेगा। साथ ही आप देखने के पश्चात अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और साथ में शेयर भी कीजिएगा। चलिए हम चलते हैं अब कुछ प्रश्नों को जो आपके सारे एग्ज़ाम को कवर करते हैं, यानी कि एसएससी, पीएससी, यूपीएससी, बैंकिंग, रेलवे या व्यापम के भी कुछ एग्ज़ाम, जो कि 10th स्टैंडर्ड के सारे क्वेश्चन जो आते हैं उसी बेस पर ये वीडियो आप लोग देख रहे हैं। तो चलिए चलते हैं कुछ प्रश्नों को, जिसको हल करके आप अपने ज्ञान के स्तर को बढ़ाते रहिएगा। चलिए एक प्रश्न देखते हैं। एक समलंब चतुर्भुज है, तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं, ये समलंब चतुर्भुज ट्रेपेजियम जिसको बोलते हैं, ये हमारे लिए। तो इस तरह से हम अपने सुविधानुसार एक समलंब चतुर्भुज बनाते हैं इसको समझने के लिए। ये ABCD है, जिसमें A भी समानांतर CD है के विकर्ण परस्पर बिंदुओं पर मिलते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं। यदि AB बराबर 2CD है, यानी कि CD लाइन छोटा सा है, तो हम लोग इसको ले लेते हैं CD, और इसका डबल है AB, उससे बड़ा है ना। इसका मतलब क्या हो गया, ये ABCD एक ट्रेपेजियम है। देखिए CD की जितनी लेंथ है AB का उससे डबल है, ठीक है। ये देख रहे हैं यहाँ पे AB = 2CD, यानी कि CD का लेंथ अगर x है तो ये 2x होगा, यानी कि x + x। अब यहाँ पर देखिए हमको क्या कहा गया है कि त्रिभुज AOB, अब यहाँ पर देखिए इसके विकर्ण बना लेते हैं। यहाँ पर ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं O पर, तो ये पॉइंट हो गया हमारा O। अब यहाँ पर AOB त्रिभुज आप केयर कीजिए उसको। चलिए हम इसमें रफ करके इसको हम बता देते हैं कि AOB ये त्रिभुज हो गया, और साथ में दिया है कि एक COD त्रिभुज है, एक दूसरा त्रिभुज है COD। तो COD कौन सा है, देखिए ये वाला। अब यहाँ पर आप अच्छी तरह से जान रहे हैं, यहाँ पे दिया हुआ है हमको, ये ट्रेपेजियम है, इसके दो भुजाएं समानांतर होते हैं। ये रूल को आपको जानना है कि ट्रेपेजियम में इस तरह से दो भुजाएं समानांतर हैं। अगर मैं इसको अलग से एक चित्र बना के बताता हूँ, देखिए ये और ये हो गया ना, AB और CD। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आपको ऐसे हजारों प्रश्न बनेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा तो एक प्रश्न भी ठीक से नहीं बनेगा, ठीक है। अब इसको क्या कर रहा है, ये त्रिअक्षीय रेखा काट रहा है, देखिए केयर कीजिए। तो थोड़ा सा इधर लेकर के क्या हो ताकि आप लोगों को दिखे वो चीज़। तो ये क्या होता है, ये कोण कौन से कोण होते हैं, एकांतर कोण होते हैं। आप जानते हैं कि एकांतर कोण बराबर होते हैं। ये एक रूल का उपयोग करना है हम लोगों को। अगर इधर से लेकर के चलें तो ये कोण और ये कोण एकांतर कोण होंगे, ये भी आपस में बराबर होते हैं। ये फाइनल हो गया। इसका मतलब ये हुआ, मैं आपको देखिए दिखाता हूँ आपको कि ये कोण कौन कौन से कहा जा रहा है। ये इस कोण को इस कोण के समानांतर हो गया, ठीक है, और ये कोण जो है इस कोण के एकांतर कोण है, ये बराबर हो गए, ठीक है। अब बराबर हो जाने से क्या हो गया, ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए, कोण से ही हो गए। वैसे हमारे पास एक तीसरा कोण है जो ये भी हमारा इक्वल होगा, क्योंकि सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एंगल CDA है, वह बराबर है हमारे लिए किस कोण के लिए, DAB के लिए। ये हो गया। दूसरा यहाँ पर एंगल DCA DCB, यहाँ पर एंगल DCB = एंगल DCB, ये वाला है ना। उसके बाद CBA, ये दोनों बराबर होंगे, है ना। इस बात को हम बोल चुके हैं। इसलिए क्या हो गया, दोनों त्रिभुज क्या हो गया, त्रिभुज जो लेना है हमको AOB समरूप हो गया त्रिभुज COD का। अब समरूप होने के बाद इसमें एक बहुत ही अहम नियम है जिसको कि आप लोगों को ध्यान में रखना है कि त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल और त्रिभुज COD का क्षेत्रफल, ये जो होता है हमको यहाँ पे ध्यान में रखना है कि उसकी भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। यानी कि मैं यहाँ पे सीधा सीधा ये बोलूँ कि यहाँ पर AOB त्रिभुज नीचे वाला है, इसलिए हम यहाँ पर नीचे वाले सेक्शन का लिखेंगे। देखिए यहाँ पे त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल नीचे वाला है, इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे, इसके एक साइड जो है AB है, इसका वर्ग बटे COD ऊपर वाला त्रिभुज है, देखिए है ना। तो COD में क्या हो जाएगा, CD भुजा का ले लेंगे ये का वर्ग, है ना। उसके संगत भुजाएं होना चाहिए, जैसे कि हम किसी भुजा को नहीं ले सकते, उसके संगत भुजाओं को नहीं लेना है। तो संगत भुजाएं ये इसके वर्ग के अनुपात में होते हैं, और यही निकालने के लिए पूछा है। तो हमारे लिए अब इजी हो गया। देखिए एक इस छोटा सा चीज को जानने के लिए हमको इतना
एक्स्ट्रा नॉलेज रखना पड़ेगा, तब जा करके ऐसे कई प्रश्न बनेंगे, अन्यथा नहीं बनेंगे। तो यहाँ पर देखिए ए बी का वर्ग, ए बी का वैल्यू कितना दिया है, देखिए 2CD दिया है, 2CD का वर्ग दिया हुआ है, ये प्रश्न में दिया हुआ है हमको, है ना। और ये CD का वर्ग नीचे में है, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे तो ये 4 हो जाएगा और CD का स्क्वायर हो जाएगा और नीचे में CD का स्क्वायर हो जाएगा। अगर हम लोग इसको ऐसा काट दें 4:1 इसका आंसर आएगा, और 4:1 कौन सा है, इसका ए नंबर वाला है, इसलिए इसका ए ऑब्जेक्टिव जो है सही आंसर होगा। इस तरह से आप देख रहे हैं कि एक छोटा सा क्वेश्चन, परंतु अब अगर आप दूसरी बार जब बनाएंगे तो सीधी सी बात है, स्वाभाविक है ये डायरेक्ट यूज करेंगे। क्योंकि मैंने आप लोगों का बेस क्लियर करना था, इसलिए मैंने विथ फिगर एक्सप्लेन के साथ आप लोगों को बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। चलिए आप, ये क्वेश्चन समांतर श्रेणी से है। देखिए तो समांतर श्रेणी में आपको अगर मालूम है तो आप इसको फटाक से उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि कौन सा पद शून्य है, यानी कि ये nवां पद पूछ रहे हैं। अब अगर आपको आता है तो आप कैसे बनाएंगे और नहीं आता है तो कैसे बनाएंगे, ये मैं बताता हूँ, ठीक है। अगर समांतर श्रेणी का nवां पद का सूत्र अगर आपको पहले से आता है तो nवां पद बराबर क्या हो जाता है, a + n-1 × d, डायरेक्ट यूज करेंगे। यहाँ पे a क्या है दिया हुआ है, देखो हमको सीधा श्रेणी देख करके ही इसको अप्लाई करना है, n नहीं मालूम है, ये हो गया। d कितना है, देखो -3 आएगा, देखो -3 कहाँ से आया, ये 24 ऋण 27 करना है। और nवां पद पूछा है, किसका पद शून्य है, तो अंतिम पद शून्य बोल रहा है, लास्ट वाला, तो ये हो गया हमारा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 27 है, ये इस साइड आएगा, इस साइड, तो क्या हो जाएगा -27, दिस इक्वल टू n-1 × -3। अब क्या करेंगे, -3 को यहाँ से हटाना है तो इधर भी -3 ऐसा करेंगे, ये हो गया 3 या 27, ये 9 इक्वल टू n-1 है, तो n इक्वल टू 9 + 1, ये इधर आ गया, है ना, इसलिए हो जाएगा n इक्वल टू 10। अब ये आता है, अगर आपको आता है डायरेक्ट तो आप ऐसा हल कर सकते हैं, अन्यथा आप लोगों को थोड़ा सा ऐसा बनाना पड़ेगा। देखिए आप लोगों का बेस अगर 100% क्लियर है तो ऐसा इससे भी जल्दी बना सकते हैं प्रैक्टिस के दौरान, परंतु अगर आपका बेस क्लियर नहीं है तो आपको एक चीज़ ध्यान में रखना पड़ेगा। देखिए सीरीज क्या होता है, a + d, a + 2d, इस तरह से होता है। पहला पद है और फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म, इस तरह से ये nth टर्म अगर लेते हैं तो ये होता है a + n-1 × d होता है। अब ये होता क्यों है वो भी बता देता हूँ। देखो यहाँ पे फर्स्ट टर्म में तो n है ही, d है ही नहीं, दूसरे टर्म में 1 ठो है, तीसरे में 2 ठो है, यानी कि जितना टर्म है उससे एक कम d है, इसलिए nth टर्म में n-1 d होगा यहाँ पर, ठीक है। ये समझ में आ गया। अब आप देखिए यहाँ पर d कैसे निकालते हैं, d इक्वल टू होता है दूसरा पद ऋण पहला पद, या पांचवा पद ऋण चौथा पद, इस तरह से उससे पहले के पद को घटाना है उसमें, सीधी सी बात है ना। तो यहाँ पर कितना है 24, दूसरा पद है और पहला पद है 27, दोनों का डिफरेंस -3 है। देखो चिन्हों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो d का वैल्यू क्या आया, माइनस आया, इसका मतलब श्रेणी जो है यहाँ से इधर जा रहा है तो कम होते जा रहा है, तो कम होते जाएगा तो ऋणात्मक रहेगा, अगर बढ़ते जाएगा तो धनात्मक रहेगा। तो इस तरह से a पहला पद हो जाता है, तो a बराबर हमारे यहाँ पे 27 है, d बराबर -3 है। देखिए जिसका बेस क्लियर नहीं है इस तरह से जान सकता है, बेस क्लियर कर सकता है, जबकि जिसका बेस क्लियर है पहले से वो डायरेक्ट ऐसा अप्लाई करेगा। ओके, और ये पद अगर देखिए मैं आपको बेसिक दे रहा हूँ, ये बता दिया, अगर आप ये रख लिए, यानी कि इसमें समांतर श्रेणी से संबंधित 50% क्वेश्चन ऐसा ही रहेगा, वो बन ही जाएगा। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि इसके आंसर क्या होना चाहिए था, हमको n बराबर 10 होना था, और ये 10वां पद यानी कि C पर है, 10वां पद इसका आंसर होगा। ओके, चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन में। यदि समीकरण निकाय k-4x + 4y = k है तथा kx + ky = 16 है, ये दो समीकरण आपको दिया हुआ है। देखिए अब इसमें दिया है अंततः अनेक हल हैं। अब ये एक ठो चीज को जानने के लिए आपको कितना सारा चीज जानने की आवश्यकता है ये मैं बताता हूँ। देखिए आपके पास दो समीकरण दिया हुआ है, उसका तुलना कीजिए, क्योंकि बेसिकली लेना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए क्या दिया है, ax + by + c = 0 होता है, ये हमारे एक समीकरण है। यहाँ पर अगर हमको एक से ज़्यादा समीकरण है तो a1 b1 c1 हो जाएगा, और a2x + b2y + c2 = 0 है। हम कभी कभी इन चीज़ों को अगर दोनों एक साथ हैं और इस साइड लिखना चाहेंगे तो दोनों माइनस के रूप में रहेंगे, इसलिए इसके मानों में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बाहर तरफ रहे चाहे भीतर तरफ रहे। ठीक है, अभी फिलहाल इस स्थिति में
कब, जब ये तुलना करते हैं। दूसरे कंडीशन में हल करने की कंडीशन में होता है फर्क, इसलिए ध्यान में रखना है, ठीक है। इसमें दोनों स्थिति में बराबर के बाहर एक एक है, इसलिए इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ध्यान से देखते रहिए। अगर यहाँ पर 3 कंडीशन होते हैं, आप सोच सकते हैं आपको 2 रेखा दे दिया जाए तो क्या क्या हो सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या क्या हो सकता है। दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर जाएंगे। सबसे पहले मान लिया ऐसा रेखा दिया हुआ है ना, ये ए बी हो गया और ये सी डी हो गया। 2 रेखा हैं इसमें, ऐसा सोच लीजिए। दोनों रेखाओं को अगर यहाँ पे कोई बिंदु लगा करके यहाँ पे ऐसा कर देंगे तो ये क्रॉस हो जाएंगे, यानी कि ये ए बी हो गया और ये सी डी हो गया। तीसरा कंडीशन क्या है, दोनों को बिल्कुल अलग अलग कर दीजिए, ऐसा हो गया, ये ए बी और सी डी। ये 3 कंडीशन है हमारे लिए। तीनों कंडीशन का आंसर अगर आप नहीं जान रहे हैं तो इस बात को आप कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसलिए तीनों का कंडीशन जानना है। तो पहले कंडीशन में क्या होता है, अंततः अनेक हल होते हैं। ये पहला है अंततः अनेक हल होने का। और इसके लिए कंडीशन क्या है मैं बता देता हूँ। a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 होना चाहिए, ठीक है। चूंकि मैं बेसिक बता रहा हूँ इसलिए आपको और 2 ठो का भी बता रहा हूँ यहाँ पे, अन्यथा जरूरत नहीं था, इसी से हम लोग आगे बढ़ जाते। फिर भी जान लीजिए, क्योंकि यहाँ पे अंततः अनेक हल के जगह पे क्या आ सकता है, देखिए बताता हूँ। एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। यूनिक सॉल्यूशन क्या है कि एक ही हल होगा, यानी कि उसके एक ही तो वैल्यू निकलेगा। x और y के जो कटान बिंदु है उसका निर्देशांक एक ही ठो मिलेगा। यहाँ पे x y निर्देशांक आता है, ये एक ही ठो मिलेगा। हाँ, ये दूसरा का कंडीशन बता देता हूँ। यहाँ पे a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो जाता है तब ये रूल लागू होता है। तीसरा के लिए देखिए क्या होता है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 तो होगा, ये कंडीशन यहाँ पर भी है, थोड़ा सा देखिए आधा, लेकिन ये नहीं होगा c1/c2। और इसमें क्या हो जाएगा, इसमें कोई हल नहीं, ठीक है। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं, इसलिए एक दूसरे को मिलेंगे नहीं, इसलिए इसमें कोई हल नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए अंततः अनेक हल के लिए जो कंडीशन है उसको अप्लाई करते हैं। ध्यान से देखते रहिए। यहाँ पर a1/a2 इसको हम पहला वाला ले लेते हैं और इसको दूसरा वाला ले लेते हैं। तो यहाँ पर a1 का वैल्यू क्या हो गया, k-4 बटे दूसरा वाला में देखिए a1/a2 में चले जाइए, a2 b2 c2 वाला में, तो यहाँ पे है k दिस इक्वल टू, फिर यहाँ पे क्या आता है b वाला सेक्शन में देखिए यहाँ पर 4 है और यहाँ पर क्या है k है, और तीसरा कंडीशन में देखिए यहाँ पर k है तो यहाँ पर 16 है। अब यहाँ पर देखिए अब ये इजी हो गया। अगर आप इन दोनों को लेकर के एक बार सॉल्व करके देख लीजिए, छोटा छोटा दिख रहा है, तो क्या हो जाएगा, k² इक्वल टू 16×4 64 है ना, 16×4 64। अब k वर्ग बराबर 64 है, इसलिए k बराबर क्या हो जाएगा, ±8 होगा। आपको ये याद रखना चाहिए कि वर्गमूल 64 बराबर 8 होता है, ये जानना चाहिए ना, ये ठीक है। अब k का वैल्यू 2 ठो मिल गया हमको, ±8 मिल गया, तो इसमें से प्लस होगा या माइनस होगा, इसको हमको अब आगे चेक करना पड़ेगा। चेक करने के लिए हमको क्या करेंगे, हम लोग इन दोनों को लेकर के चलेंगे। देखिए यहाँ पर इन दोनों को, ठीक है, इन दोनों से हमको वैल्यू मिलेगा। मैं डायरेक्ट हल करता हूँ। देखिए ये k4 आता है, देखिए एक साइड k4 आया, ये जा करके यहाँ से मल्टीप्लाई हुआ तो ये वाला क्या आएगा, देखो इधर से k का स्क्वायर -4k ये आएगा। अब यहाँ पर हम लोग ऐसा कर सकते हैं, देखिए k² इक्वल टू 4k उस साइड जाएगा तो ये 8k हो जाएगा, दोनों मिल करके इधर यही जाएगा। तो अब दोनों तरफ k है तो एक k को तो काट देते हैं, तो k का वैल्यू आता है 8। इसका मतलब इधर से लेंगे तो k का वैल्यू 8 आ रहा है, तो यहाँ पर भी पक्का है k का वैल्यू 8 ही लेना है, यानी कि k का वैल्यू क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए, जो कि यहाँ पर क्या है c का है यहाँ पर, ठीक है। तो k का वैल्यू यहाँ पर 8 आ गया है, ये आना चाहिए, है ना। चूंकि यहाँ पर k अलग से है इसलिए यहाँ पे कटाया गया है, यहाँ पे प्लस माइनस वाला नहीं होगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चले जाते हैं अब हम लोग, है ना, ठीक है। तो इस तरह से आप अगर कंटिन्यू मेरे वीडियो को देखते रहेंगे तो आप लोगों को अपने सारा सोल्यूशन धीरे धीरे मिलते जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं क्या हो, ये दिया हुआ है हम लोगों को कि 2 sin to the power 6 थीटा प्लस cos to the power 6 थीटा दिया हुआ है, और फिर -3 sin to the power 4 थीटा प्लस cos to the power 4 थीटा ये दिया हुआ है। आप कहाँ से कैसे चेंज करेंगे थोड़ा सा सोचना पड़ता है। देखिए यहाँ पे जैसे कि हम पावर 6 है, x का पावर 6 है, इसको क्या लिख सकते हैं, x² टू दी पावर 3 लिख सकते हैं। तो इसी का यूज करना है यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा का पावर 3, चलिए लिख ही देते हैं ताकि आपको असुविधा ना हो,
cos स्क्वायर थीटा टू द पावर 3 और ये ब्रैकेट क्लोज हुआ, ये ट्वाइस। तो ये ट्वाइस होने के बाद यहाँ पे क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप में इसको ऐसे ही रहने देते हैं फिलहाल एक बार। कब परिवर्तन करेंगे हम लोग देखेंगे, 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा। आगे चलते हैं, ये यहाँ पर एक फार्मूला यूज करेंगे, आप लोगों को ये फार्मूला याद रहना चाहिए। जैसे ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये होता है ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में होता है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये फार्मूला है, आपको याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इस फार्मूला को हम यूज करते हैं तो क्या लिख देते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर नहीं चाहिए, यहाँ पर आगे चाहिए ए स्क्वायर, इट मीन्स साइन टू दी पावर 4 थीटा। देखिए ए का वैल्यू स्क्वायर में है तो ये पावर 4 हो जाएगा। अब उसके बाद क्या बचता है हमारा, प्लस वाले को पहले लिख देता हूँ, देखो ये बी स्क्वायर, इसलिए क्या हो जाएगा, काश टू दी पावर 4 थीटा हो गया। फिर क्या हो जाएगा, ये माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। हमारा ये वाला पोर्शन को हम यहाँ पे लिख लेते हैं, -3 साइन टू दी पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू दी पावर 4 थीटा, ये आया। अब यहाँ पर देखिए साइन, ये सामने में 2 है, इसका वैल्यू तो 1 होता है, ठीक है, 1 होता है, माने यहाँ पे इसके कैंसिल हो गया, चला गया। अब बचा क्या, मैं इसको ओपन कर रहा हूँ, देखिए 2 साइन टू दी पावर 4 थीटा प्लस 2 कॉस टू दी पावर 4 थीटा -2, ये 2 सबके पास जा रहा है ना, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, और फिर माइनस, इसको भी ओपन कर रहा हूँ, देखो 3 साइन टू दी पावर 4 थीटा -3 कॉस टू दी पावर 4 थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये 2 साइन स्क्वायर साइन टू दी पावर 4 थीटा है, यहाँ पे 3 साइन टू दी पावर 4 थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इससे इसको माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, माइनस साइन टू दी पावर 4 थीटा बचा। इसी तरह से यहाँ पे देखिए ये है 2 और ये है 3, इसका मतलब क्या हुआ, फिर माइनस कॉस टू दी पावर 4 थीटा बचा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बचा, देखिए ये -2 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, ये बचा है। मैं यहाँ पे एक टेक्निक बता रहा हूँ, देखिए यहाँ पे इसको और इसको ब्रैकेट कर दिए तो ये अंदर में माइनस है या बाहर में माइनस दिख रहा है, तो ये अंदर वाला चिन्ह चेंज हो जाएगा, ये इसके लिए इतना काम करेगा। अब यहाँ पर देखिए ये पावर 4 वाला फार्मूला है, यानी कि ये स्क्वायर टू स्क्वायर वाला, इस फार्मूला पर यहाँ पर हम लोग काम करेंगे। तो केयरफुली देखते रहिए इसको, ये क्या हो जाएगा, माइनस, क्या लिख सकता हूँ देखते रहिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर जब करेंगे तो ये पावर 4 वाला बचेगा, ये माइनस वाला बाहर में है, इसको केयर करना है हमको। होल स्क्वायर करेंगे और फिर माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा का डबल, ये वाला फार्मूला आपको याद होगा, है ना। ये प्लस के लिए है और यहाँ पे माइनस, प्लस के लिए यहाँ पे इस साइड में देखिए ये वाला जो है इसको छोड़ना है, तो ये इधर जब आता है तो माइनस हो जाता है, यहाँ पे उसी चीज़ को यूज किया गया है। अब यहाँ पर और बचा क्या है, देखिए -2 साइन स्क्वायर थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पर देखिए इसका वैल्यू होता है 1, ठीक है। इसका वैल्यू 1 होने से आगे क्या होता है वो मैं बताता हूँ। देखिए यहाँ पर इसका वैल्यू हो गया 1 -2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा -2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ये यहाँ पे दिख रहा है देखिए। लेकिन आप यहाँ पे केयर कीजिए कि इस माइनस को अंदर घुसाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इस बात को ध्यान में रखना है, अगर ऐसा ध्यान में नहीं रख पाएंगे तो फिर मुश्किल जाएगा ना। तो ये माइनस जब अंदर घुसा तो ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, स्वाभाविक है। यहाँ पर 1 था तो यहाँ पर देखिए, अब ये यहाँ पर देखिए 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये प्लस है, और ये 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस है, ये कैंसिल हो गया। तो बचा क्या, दिस इज इक्वल टू माइनस, ये हमारा आंसर बच रहा है ना। तो ये -1 जो है ये हमारे ऑब्जेक्टिव में देखिए ये सी पर है, ठीक है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि ये क्वेश्चन सी पे है, क्वेश्चन का आंसर जो है सी पे है। इस तरह से आप ये देख सकते हैं और मेरे कंटिन्यूस चैनलों को देखते रहिए, आप जो जितना वीडियो आपको अपलोड मिल जाएगा। धन्यवाद।